जगत से। बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार विजन। इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम पार्टियां जो है इस समय अपनी अपनी राग अलाप रही हैं, अपनी अपनी बयान देने में है। इस समय लगातार यूपी बीजेपी के ऊपर जिस तरीके से भूकंप के लगातार झटके आ रहे हैं, इन झटकों को देखा जा रहा है, पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है। और आज सुबह भी एक झटका महसूस नहीं किया गया, झटका आ भी गया। एक सुबह भी झटका आया। इन झटकों पे क्या इस झटकों से बीजेपी की स्थिति जो है यूपी में कमजोर होगी या इन झटकों से बीजेपी की साख और मजबूत होगी? इन नेताओं को लगातार बीजेपी से जाने का और अन्य पार्टियों में ज्वाइन करने का, अन्य पार्टियां इससे कितनी लाभान्वित होंगी, इस सब मुद्दों पे ही आज बात करने के लिए हम अपने शो में आमंत्रित किए हैं। हमारे शो में आमंत्रित है हमारे सहयोगी ओम राजपूत जी, जो युवा बीजेपी को प्रमोट करते हैं, योजना सभा को, और हमारे माइकल सैनी जी हैं जो गुड़गांव से ये एक किसानों के प्रवक्ता बने और साथ साथ हर समाज सेवी मुद्दों पे ये खुल करके अपनी बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं। और एक जो है वो मणिदेव चतुर्वेदी, जिनको आपने देखा होगा कि ये आर्मी से, बीएसएफ आर्मी से रिटायर्ड है और अपनी बातों को लेकर के, किसान मुद्दों पे लेकर के इन्होंने बेबाकी से पूरे साल तक इन्होंने वहाँ पर अपना अभियान चलाया और किसानों के साथ मिलकर के हर सहयोग और हर बुलंदियों पर उनको पहुंचाने के उनका सहयोग के साथ लगे रहे। ये मणिदेव चतुर्वेदी बीएसएफ आर्मी से, बनारस से रहने वाले हैं। ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी युवा पत्रकार निखिल अनुराग, जो पटना से जुड़े हुए हैं। ये जाने माने राजनीति के विश्लेषकों के रूप में जाने जाते हैं, राजनीति की अच्छी पकड़ रखने वाले ये हमारे निखिल अनुराग। तो ये सारे लोगों को एक बार फिर से हमारा नमस्कार। और हम शुरुआत करते हैं माइकल सैनी जी से। माइकल सैनी जी, पहला सवाल, क्या बीजेपी को मंडल और कमंडल की राजनीति कैसी लग रही है? क्या मंडल और कमंडल पे ही राजनीति अब चल रही है, वही चलेगी? देखिए, आपके दर्शकों को सबसे पहले मेरा नमस्कार और सभी पैनलिस्ट बैठे हैं, सभी को मेरा प्रणाम है। ये जो यूपी में सरकार का जो अब चुनाव शुरू हो गया, ये चुनाव आज से नहीं है, ये चिंगारी बहुत पहले से सिलग रही थी। अब तक अंदर ना कोई विधायक और कोई मंत्री बोलने की क्षमता नहीं रखती। आपकी आवाज नहीं आ रही है माइकल साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज ठीक है? आप देखिए, आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। देखिए, यूपी के अंदर जो है ना, नाकाबिले बर्दाश्त जो है वो दमन हो रहा था, जिस दमन की जो बयार है वो पूरा देश देख रहा है। किस तरीके से वहाँ पर ठाकुर राज था, तो ठाकुर राज में हर पिछड़ा, ओबीसी, दलित जो है ना, वो सब एकदम दब के रह गए, सबका दमन हो रहा था। तो काफी समय से इस पीड़ा को सहन कर रहे थे। ये जो ओबीसी लीडरशिप है या एससी लीडरशिप है या माइनॉरिटी है, ये लोग काफी समय से दब रहे थे। हनन हो चुका है यूपी के अंदर, अत्याचार, काफी सारा अत्याचार जो है बढ़ गया था लोगों के ऊपर। तो इन लोगों का यहाँ से आपकी आवाज में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो रहा है माइकल साहब। आपकी आवाज कुछ बार कट रही है, आवाज क्लियर नहीं हो रहा है। हम आप देखिए, तब तक फिर से आपके पास लौटते हैं। सैनी जी, हमारी आवाज सुन रहे हैं आप? मैं निखिल बोल रहा हूँ। सैनी जी, आपने अभी कहा कि ये ठाकुर राज चल रहा था, लेकिन जब योगी जी से सवाल पूछा जाता है तो बोलते हैं कि योगी की कोई जात नहीं होती है। योगी की कोई जात नहीं होती है, इनका नाम है और ये राजपूत जाति से आते हैं। मैं जानता हूँ
किस प्रकार केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा ला करके सामने और भाजपा ने ओबीसी वोटों को रिझाया और यूपी में सरकार बनाई और चुपके से योगी आदित्यनाथ के हाथ में सत्ता सौंप दी। ये क्या मतलब धोखा नहीं था ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के वोटों के साथ? ये ठाकुर राज की स्थापना करना चाहते थे ये मनुवादी, जो ये आरएसएस में भरे पड़े हैं और भरे पड़े हैं। इन लोगों ने जो अत्याचार किया वहां पे, जो पिछड़ी जातियों के नेताओं तक को बोलने तक का नहीं दिया और उप मुख्यमंत्री बना दिया केशव प्रसाद मौर्य को, बगल में बैठे तक का ये लोग जो है ना उनको अवसर नहीं देते थे। ये छुआछूत इनके अंदर वहां पर थी। जिस दमनकारी नीति का ये यहाँ पर यूपी में सरकार चला रहे थे योगी जी, उसके दिल लग गए और अब समय आने पर इन नेताओं को आज इनकी समझ जो है ना सही काम कर रही है, जो ये भाजपा छोड़ रहे हैं। तो क्या है चुनाव अगला और पिछड़ा के बीच में होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर। देखिए जातिगत समीकरण जो है वो यूपी में, जातिगत केवल यूपी में नहीं पूरे देश में चलती है। क्यों तो एक लोकतंत्र के लिए सही है? देखिए इस देश का जो है ना, ये आप दुर्भाग्य कह लीजिए, सौभाग्य कह लीजिए, लेकिन ये जातिगत जो है ना सिस्टम ये खत्म नहीं हो सकता है। और जातिगत के ही आधार पे क्यों इन्होंने सारे जो है ना राम मंदिर की लिस्ट में सारे एक ही जाति विशेष के लोगों को तवज्जो दी? ये आरएसएस की सरकार है ना, बीजेपी की सरकार है ना। जब बाबरी मस्जिद विध्वंस होता है तब तो सभी हिंदू होते हैं, लेकिन जब लिस्ट बनती है तो राम की ये जाति और इस जाति छुटकारा मिलने वाला नहीं है। ये जो ओबीसी, एससी का जो दमन किया है, ये लोग अपने दम पर ये सत्ता हासिल कर सकते हैं, ये छीन लेंगे इनसे सत्ता। ये सोच रहे हैं कि हम इनका यूज कर रहे हैं। कभी माइनॉरिटी के वोटों को हासिल करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, कभी ओबीसी की वोटें हासिल करने के लिए षड्यंत्र करते हैं, उनके नेताओं की खरीद फरोख्त करते हैं। ये हाल इनका पिछले पंचायत चुनाव में हो चुका था, लेकिन इनकी खरीद फरोख्त जो थी वो सबके सामने आ गई थी। इन्होंने किस प्रकार से खरीद फरोख्त करके वहां पे जो है ना अपने हाथ में रखा सब कुछ कंट्रोल, तो किसी से छिपा नहीं है। इस सरकार ने येन केन पराक्रम नहीं, सब कुछ इन्होंने साम दाम दंड भेद सब लागू करके सत्ता के लोभी है ये सरकार, ये भाजपा सरकार। और इस भाजपा सरकार का जो है अब समय आ गया है और सभी लोग जो है ठीक है पांडे जी आगे जहाज को छोड़ के भाग जाते हैं। सैनी साहब, खरीद फरोख्त की बात है। खरीद फरोख्त तो 2017 में अखिलेश यादव ने भी किया था। अखिलेश यादव को पार्टी, कौन सी पार्टियां हैं जो खरीद फरोख्त नहीं करती हैं? खरीद फरोख्त तो करती ही है। कोई नई पार्टी थोड़ी है बीजेपी की जो आपकी बार खरीद फरोख्त कर रही है। इसके पहले भी कांग्रेस भी की है, सपा भी की है। खरीद फरोख्त का तो लगातार सिलसिला चला रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसमें न चुनाव आयोग का कोई रोक है न ही जनता का कोई रोक है, ये तो चलता ही रहता है। ये देश के संविधान की थोड़ी सी कमियां हैं, वरना कोई ना बिके और ना कोई खरीदने वाला हो। लेकिन जहाँ सरकार बनाने में एक आध की जरूरत जहाँ पड़ती है तो निवेदन भी हो सकता है, जरूरी नहीं खरीद फरोख्त होती है। और मैं यहाँ अखिलेश यादव को डिफाइन करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो भी भ्रष्ट और करप्ट लोग हैं उनको राजनीति से निकल जाना चाहिए। जो मौका परस्त और ऐसे लोग हैं उनको जनता को ही वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन जनता की कमी है कि अपने क्षेत्रवाद और जातिवाद और भाई भतीजावाद, परिवारवाद के चक्कर में आकर के इस देश का भट्टा गोल कर रखा है इन लोगों ने। सैनी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य फिर क्या कर रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कर रहे हैं वो अपनी राजनीतिक एजेंडे को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा मैं यही सुनना चाहता था आपसे। पांडे जी आगे। सही है, चलिए मैं आपके पास सैनी साहब फिर से लौटूंगा। मैं मणिदेव चतुर्वेदी की तरफ रुक करना चाह रहा हूँ। चतुर्वेदी साहब, आपने जवाब देना चाहूंगा। आप सैनी साहब जो भाजपा को किया, तरविंदर जी जय हिंद, जय जवान, स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन जैसे ही वो निकल गए तो वो आरोपी हो गए, अपराध गई। सैनी साहब हम आपके पास फिर लौटेंगे। मणिदेव जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल आवाज सुन पा रहा हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। जय जवान जय किसान का आपका नारा है। जय जवान जय किसान का नारा है आपका, बुलंदियों पे शुरू से चला है और आज भी जय जवान जय किसान ये चलता रहेगा। लेकिन इस समय जो जवान और किसान जो है
वो यूपी की राजनीति की तरफ जो आप लोग लेकर के आए हैं, वो यूपी की राजनीति को इसमें जो चल रही है, इसमें जिस तरीके से बीजेपी, कांग्रेस और सपा की रणनीति चल रही है, एक के ऊपर एक हावी और एक के ऊपर आरोप का प्रत्यारोप चल रहा है, कभी धर्म को लेकर के, कभी जाति को लेकर के, कभी समाज को लेकर के आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, तो क्या लगता है कि पिछड़ों के खेल में पिछड़ गई है बीजेपी? जी, मैं कहना चाहूंगा कि इस देश में हमेशा एक ही नारा रहा, एक ही चीज, जय जवान जय किसान। मैं कहता हूं कि लोग कहते हैं आजकल बीजेपी वाले कि मोदी है तो मुमकिन नहीं, इस देश में किसान है तो देश मुमकिन है, इस देश में जवान है देश मुमकिन है, इस देश में पत्रकार है, दस्तकार है, ठेला वाला है, आपको मल्लाह है, जो भी चीज है वो मुमकिन है। और लोकतंत्र में जिस प्रकार से लगातार 7 सालों में मन की बात हो रही थी, वो कहीं न कहीं चुभने वाली बात, लोकतंत्र को तोड़ने वाली बात थी। लोकतंत्र में लोक बड़ा होता है, तंत्र छोटा होता है, जन बड़ा होता है, तंत्र छोटा होता है। इन्होंने मन की बात करते हैं और इन्होंने इनकी भाषाओं 36 भाषाओं में ट्रांसलेट होता है, लेकिन जब किसान बिल आया एक भाषा में ट्रांसलेट नहीं क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किसानों की छाती पर बैठकर राजनीति करें? आज 75 साल से, मैं सबकी पार्टियों को कह रहा हूँ, 75 साल से हमारे कांधे पे हल था, लेकिन हमारी समस्याओं का हल नहीं। फिर भी भारतीय संसद, जी हाँ, भारतीय संसद मौन है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, और एक ऐसा भी आदमी है जो रोटी से खेलता है, फिर भी भारतीय संसद मौन है। 1947 से भारत तो आजाद हुआ, लेकिन कौन हुआ? ये कारपोरेट घराने, ये जो नेता है भारतीय संसद, मतलब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, आज आम आदमी आज भी सिसक के चल रहा है। लेकिन इस देश में भाजपा सरकार ने अति कर दी, इन्होंने जो भी कोई अगर इन नीतियों के खिलाफ बात करता है उसे राष्ट्र दो प्रमाण, भाजपा वाले जानता हूँ देने की जरूरत नहीं है, इतना समय नहीं है तो, लेकिन एक भी सही नहीं हुआ। आप उसको भाग टुकड़े गए चाहती, उसे पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, क्या यही लोकतंत्र है? लेकिन इस किसान आंदोलन ने ये बता दिया है कि देश हमारा मौलिक अधिकार आंदोलन, धरना प्रदर्शन ये चलता रहेगा। अब कोई बात नहीं कर रहा है, उन्हीं खालिस्तानियों से, पाकिस्तानियों से बात करी, तो ये निश्चित रूप से देश जो है किसानों का, किसान तय करेंगे। यहाँ मास्टर स्ट्रोक कौन खेलेगा पता है आपको? मजदूर खेलेंगे, किसान खेलेंगे, पत्रकार खेलेंगे, ठेले वाले खेलेंगे, जिसका को हाशिए पर कर दिया गया था।